नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूं जिसमें मैंने असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर मैंने पूरा सॉल्व किया है। जो क्वेश्चन पेपर का सेट मेरे पास है, मुझे नहीं पता कौन सा सेट है क्योंकि किसी स्टूडेंट ने भेजा था स्कैन करके, तो सेट नंबर उसमें नहीं लिखा है, लेकिन हर क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर पहला सवाल, which of the following pairs is not correctly matched? मीथेन प्रोडक्ट ऑफ anaerobic decomposition, ये तो करेक्टली मैच्ड है। बी सीओडी बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ वेस्ट वाटर, यहाँ डाउट है। सी बीओडी स्ट्रेंथ ऑफ सुएज, तो बीओडी तो ये सही है। और नाइट्रेट, नाइट्रेट के कंटेमिनेशन से मिथेमोग्लोबिनेमिया होता है, ये भी सही है। तो ये गलत है, सीओडी बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ वेस्ट वाटर ये सही मैच नहीं है, क्योंकि सीओडी सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, ऑर्गेनिक वेस्ट से नहीं होता है, उसमें दूसरे केमिकल्स भी नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं। तो 1 का आंसर होगा बी, और मैंने वो लिख के भी रखा है यहाँ पे 1 का बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स फर्दर रिमूवल ऑफ नाइट्रिफिकेशन। तो रिमूवल ऑफ नाइट्रिफिकेशन जहां पे जिस भी शब्द में डी लग जाता है उसका मतलब, डी का मतलब होता है हटाना या रिमूवल, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी, डी नाइट्रिफिकेशन। क्वेश्चन 2 का आंसर है डी। In rotating biological contractors, what percentage of corrugated plastic discs are submerged? यहाँ पे आंसर होगा डी, 40%। 40% सबमर्ज होता है और बाकी अबव एयर होता है। और इसको मैंने लिंक भी, ये 40% आंसर होगा। मैंने इसको देखा है, ये क्वेश्चन में एक ऑनलाइन वेबसाइट थी जहां से एक क्वेश्चन उठाया गया और वहां पे भी आंसर डी ही था। What percentage of solids does waste water contain? ये तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि 0.1% सॉलिड होता है वेस्ट वाटर में, 99.9% वाटर होता है, तो ये सी होगा आंसर, 0.1%। क्वेश्चन 5, व्हाट इज और आर द प्रोडक्ट gases released at the end of the UASB process, that is upflow anaerobic sludge blanket process। तो इसका जो आंसर होगा 5 का, मैंने लिख रखा है आंसर 5 का होगा बी, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज B, methane and carbon dioxide. Question 6. In which stage is of the sequencing batch reactor SBR is aeration performed? और इसका आंसर होगा सेकंड। इसका भी मैंने डिटेल लिख रखा है। आंसर 6, sequencing batch reactor process, करेक्ट आंसर इज डी, सेकंड। और उसको मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे है treatment stages. There are 5 stages in the treatment process: fill, react, settle, decant, and idle. First, the inlet valve is opened and the tank is filled, while mixing is provided by mechanical means, but no air is added yet. This stage is also called the anoxic stage. During the second stage, aeration of the mixing liquor is performed by the use of fixed or floating mechanical pumps or by transferring air into fine bubble diffusers. और हमारा सवाल भी यही था, सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर में किस स्टेज पर एरेशन फॉर्म होता है, तो आंसर होगा 6 का डी, सेकंड स्टेज में सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर, ये यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है। और मैंने आंसर लिख भी यही रखा है, आंसर 6 का डी, सेकंड स्टेज। आंसर 7 क्या है? क्वेश्चन 7, which of the following is not correct with respect to MBBR, which is moving bed बायोफिल्म रिएक्टर। MBBR मतलब मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर, तो कौन सा सही नहीं है? लोड रिस्पॉन्सिव, तो ऑफ कोर्स ये प्रोसेस लोड रिस्पॉन्सिव है। और कॉम्पैक्ट डिजाइन, इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट होता है। एक्सपैंडेबल भी है, आप डिजाइन को एक्सपैंड करके फैसिलिटी में अगर लोड ज्यादा हो गया है सूरज का, तो उसको डिजाइन को, तो आप उस हिसाब से उस फैसिलिटी को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। सिर्फ ये गलत है, ये मैच नहीं हो रहा है, मल्टीपल पास प्रोसेस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? आंसर होगा ए, 7 का आंसर है ए। ठीक है। द आयंस आर डिसॉल्व्ड आफ्टर डैश बाय द बायोफिल्म इन मल्टीपल इन मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर, और इसका आंसर होगा 8 का, नाइट्रीफाइड, सी। और इसको मैं आपको दिखा भी देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन कहीं से उठाया गया है, तो जहां से उठाया गया मैं वही आपको दिखा देती हूँ।
ये पहला आंसर भी यहीं पे है। कॉम्पैक्ट डिजाइन, एक्सपेंडेबल, लोड रिस्पॉन्सिव, सिर्फ ये मल्टीपल पास प्रोसेस सही आंसर नहीं है, ये भी क्वेश्चन वहीं से उठाया गया था। आंसर है नाइट्रीफाइड। क्लैरिफिकेशन भी दिया हुआ है, चार्ज सर्फेस ऑन द मीडिया आर बायोलॉजिकली रीजेनरेटेड एज अमोनियम आयंस व्हिच आर एब्सॉर्ब्ड एंड देन सब्सिक्वेंटली नाइट्रीफाइड बाय द बायोफिल्म एंड देन डिसॉल्व्ड। ठीक है, तो यहां पर होगा नाइट्रीफाइड, ऑप्शन होगा सी। 8 का आंसर है, मैंने लिख के भी रखा है, 8 है सी, नाइट्रीफाइड। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज है, पर ऑर्गेनाइज करने में और टाइम लग जाता, तो मुझे जल्दी ये रिलीज करना था आंसर सेट, क्योंकि स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे। अगेन, मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एंड बायोफिल्टर प्रोसेस, क्योंकि ये मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर है, तो वर्ड में ही बायोफिल्म लगा हुआ है, तो बायोफिल्टर है। माइक्रोब्स जो है वो डिग्रेड करते हैं, तो बायोलॉजिकल एक्शन होता है, तो बायोफिल्टर प्रोसेस। 9 का आंसर होगा बी, बायोफिल्टर प्रोसेस। और ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा और मैं सबको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। When was the Water Prevention and Control of Pollution Act enacted by the Indian Parliament? Very easy, 1974. The following 3 stages are known to occur in the biological action involved in the process of sludge dilatation. करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले एसिड फर्मेंटेशन होता है, फिर वो एसिड सारा फर्मेंट हो गया, फिर वो रिग्रेस करने लगता है, तो सेकंड स्टेज है एसिड रिग्रेशन, और थर्ड स्टेज है अल्कलाइन फर्मेंटेशन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी 1 एसिड फर्मेंटेशन, देन 3 एसिड रिग्रेशन, देन अल्कलाइन फर्मेंटेशन। तो बी होगा करेक्ट ऑप्शन, 11 का बी। which one of the following is not correctly paired? चैनल ग्रिड चैम्बर प्रोपोर्शनल वियर, ये तो करेक्टली पेयर्ड है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एरेशन, ये भी करेक्टली पेयर्ड है। ट्रिकलिंग फिल्टर इज एन अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस, ये तीनों करेक्टली पेयर्ड है। जो करेक्टली पेयर्ड नहीं है वो ऑक्सीडेशन डिच है और एल्गी। तो 12 का आंसर होगा ए, ऑक्सीडेशन डिच एंड एल्गी आर नॉट करेक्टली पेयर्ड। Sewage sickness is a term used, बहुत इजी है, the condition of land where sewage is applied continuously for a long period। इसमें क्या होता है, सूअज एक जमीन पे बहुत ज्यादा डाला जाता है, तो जमीन के जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, इसी को सूअज सिकनेस कहते हैं। आंसर होगा बी, 13 का बी। 14 in a high rate trickling filter the problem of ponding can be solved by, ऑप्शन है करेक्ट, रेकिंग एंड क्लोरिनेशन। रेकिंग मैकेनिकल मेथड है और क्लोरिनेशन डिसइंफेक्शन से होता है, तो उससे जो माइक्रोब्स भी मर जाते हैं क्लोरिनेशन से। Hazard identification mainly focuses on chemical source and concentration. Correct answer is C, क्योंकि हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, पहले पहचानना है हैजर्ड को, तो उसके लिए केमिकल का सोर्स कौन सा, हैजर्डस केमिकल कहां से निकल रहा है और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सबसे पहले यही पहचान। 15 का आंसर है सी। 16 the different ways a person can come into contact with hazardous chemicals are called exposure pathway। क्लियर है बहुत क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। When was the Hazardous Waste Management Act enacted in India? Very easy answer, 1989। इस सब के डिटेल डिस्क्रिप्शन है मेरे पास इस इन स्लाइड्स में, तो मैं आप सबको बता दीजिए मुझे ईमेल आईडी अपना और मैं लिंक आपको भेज दूंगी। ओके, which of the following data is not required for hazard identification? Estimation of risk, ये तो जरूरी है। Affected population, ये भी जरूरी है। कंटैमिनेंट का लेवल क्या था, ये भी जरूरी है। सिर्फ सी, लैंड यूज की कोई जरूरत नहीं होती है। 18 का करेक्ट आंसर है सी, लैंड यूज। 19 व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन? हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन का मेन पर्पस क्या होता है? टू कैरेक्टराइज एडवर्स इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स, टू रिड्यूस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ अ कंसीक्वेंस, फॉर बेटर रिस्क मैनेजमेंट। तो मेन पर्पस होता है टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, कि हमने हैजर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया, अब आगे से ना हो, उसी के लिए हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन होता है, रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। विच ऑफ द, मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए बी, 19 का आंसर होना चाहिए बी। मैंने बी ही लिखा है अपनी इन स्लाइड्स में, यहाँ पर 19 बी। और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस हैजर्ड वेस्ट। तो यहाँ पर देखिए टेक्निक की बात हो रही है, टेक्निक मतलब कोई साइंस लग रहा है, तो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट कोई टेक्निक नहीं है, एक पॉलिसी है। एनालिसिस, ये भी कोई टेक्निक नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। केमिकल एक्सचेंज एक टेक्निक होती है जिससे हजार्ड की टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं, तो इससे
जब टॉक्सिसिटी कम हो गई तो वो हैजार्डस वेस्ट लेस हैजार्डस हो गया या नॉन हैजार्डस हो गया, तो रिड्यूस हैजार्डस वेस्ट का ये तरीका है केमिकल एक्सचेंज। ठीक है, बी आंसर होगा 20 का बी। 21, the process used to destroy toxicity of waste by changing oxidation state is called oxidation process। 21 का होगा डी आंसर होगा, मैंने आंसर में 21 लिख भी रखा है और लिंक पे दे दिया है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेस्ट कैन बी ट्रीटेड फ्रॉम प्रोसेस, इसका आंसर होना चाहिए केमिकल प्रेसिपिटेशन एंड लेट मी वेरीफाई। 22 का ए केमिकल प्रेसिपिटेशन, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेट केमिकल्स जो होते हैं उनको ऐसा रिएक्ट किया जाता है लाइम से, तो या फिर हाँ लाइम से ही, तो उससे केमिकल रिएक्ट करके और वो प्रेसिपिटेट मतलब नीचे आ जाते हैं और फिर उनको हटा लिया जाता है, मेटल्स नीचे आ जाते हैं उनको हटा लिया जाता है। Which among the following is the commonest waste treated by reduction? Chromate। करेक्ट आंसर है ये सी है, क्रोमेट आंसर होगा 23 का सी। यस क्रोमेट। ठीक है, और साथ में वेरीफाई भी करते जा रही हूँ कि जो मैंने वेरीफाइड सोर्स से आंसर लिखा है वो मैं बोल रही हूँ कि नहीं। Which treatment is better suitable for remediation of contaminated hazardous waste site? तो कौन सा ट्रीटमेंट बेटर सूटेबल है रेमेडिएशन ऑफ कंटामिनेटेड हजारडस वेस्ट साइट के लिए? ना है तो हजारडस वेस्ट साइट की बात हो रही है, तो ना केमिकल प्रेसिपिटेशन होगा, ना हाइड्रोलिसिस होगा, ना न्यूट्रलाइजेशन होगा, इसका होना चाहिए स्टेबलाइजेशन एंड सॉलिडिफिकेशन। और देखती हूँ मैंने जो बोला है 24 का डी, यस स्टेबलाइजेशन एंड सॉलिडिफिकेशन, यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये कोई केमिकल नहीं है जो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, कोई केमिकल नहीं है जो हाइड्रोलाइज या न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये साइट की बात हो रही है, जमीन की बात हो रही है, तो उसको स्टेबलाइज और सॉलिडिफाई ही कर सकते हैं आप जमीन को। 25 स्टेबलाइजेशन, सॉरी स्टेबलाइजेशन रेफर्स टू चेंज इन द डैश प्रॉपर्टीज ऑफ हैजर्डस वेस्ट। स्टेबलाइजेशन होता है चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैजर्डस वेस्ट, और सॉलिडिफिकेशन होता है चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैजर्डस वेस्ट। और जब सॉलिडिफिकेशन प्लस स्टेबलाइजेशन कहेंगे तब आंसर होगा बी फिजिको केमिकल, पर स्टेबलाइजेशन है तो सिर्फ केमिकल, आंसर होगा डी 25 का डी। एंड लेट मी वेरीफाई, यस 25 का डी। ठीक है, और ये सोर्स भी दिया हुआ है, आपको मैं दे दूंगी लिंक और आप खोल लीजिएगा। तो 25 का डी होगा आंसर, केमिकल प्रोसेस होता है स्टेबलाइजेशन, जिससे कि वो नॉन हजारडस या लेस हजारडस वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं रह जाता है। ठीक है, उसको स्टेबलाइज कर लिया जाता है। द एंड प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस इज वेस्ट ब्लॉक। सॉलिडिफाई करके एकदम कॉन्क्रीट उसको एकदम एक ईंट की तरह आपको मिलता है, तो आंसर होगा 26 का ए वेस्ट ब्लॉक। बड़ा मैं वेरीफाई कर लूं, सही है 26 का ए। ओके 27 precipitation is dash is precipitation by dash is widely used method for treating hazardous waste, और इसका होगा आंसर होगा सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम मतलब चूना, वो बहुत आसानी से हर जगह अवेलेबल है और उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो लेस प्रॉब्लमेटिक होता है। जहां पे मैंने लिखा भी है आंसर 27 सी अदर केमिकल्स ऑफ अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बेस्ट ऑप्शन होता है 27 का सी। 28 dash of hazardous waste plays a major role in designing combustion unit calorific value। कोई भी combustion unit डिजाइन होगा जिसको जलाया जा रहा है, hazardous waste हो नॉन hazardous waste हो, जो जलाया जाता है उसका calorific value बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज एक्सटेंसिवली अप्लाइड फॉर हैजरस वेस्ट, इसका क्या होगा 29 का ए। मैंने लिंक रखा है इसमें, आपको खोल के भी दिखा देती हूँ अगर आप चाहो तो। All hazardous waste neutralization reduces the alkalinity or acidity levels of hazardous waste through mixing it with acid or base to generate a neutral solution। तो कोरोसिविटी एसिड है या अल्कली है, दोनों केस में वो कोरोसिव है, तो कोरोसिव नेचर उसका हटा देता है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन का ऑप्शन होगा 29 का ए 29 ए। ठीक है, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट? रिस्क असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इवैल्यूएट हैजर्ड एंड मिनिमाइज द रिस्क, यही है 30 का सी होना चाहिए। सॉरी आंसर 30 सी।
to evaluate hazard and minimize the risks. 31. For a selected hazardous landfill site, if water table is within 2 meter to 6 meter, which of the following liners is opted? 31 का आंसर होगा डी, डबल लाइनर. मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है 31 डी, डबल लाइनर. 32. The residues produced from evaporation treatment are less. Clearly, no residue नहीं होता है, क्योंकि अगर आप पानी को भी evaporate करते हैं तो कुछ रेसिड्यू में कुछ लाइम, कैल्शियम वगैरह कुछ आपको इवेपोरेशन के बाद बर्तन में मिलता है. तो जब वेस्ट को ट्रीट करते हैं और इवेपोरेट करते हैं तो रेसिड्यू कम मिलता है, पर ऐसा नहीं कि कोई रेसिड्यू नहीं मिलता. तो लेस. 32 का आंसर होगा सी, लेस. मैंने लिख भी रखा है. ठीक है. और 33 का इवेपोरेशन units may be operated without obtaining a permit if आंसर होगा ए, यूनिट इज एनक्लोज्ड. 33 आंसर ए, यूनिट इज एनक्लोज्ड. ठीक है. ये लिंक है, मैं आपको खोल के दिखा सकती हूँ, जिसको भी कंफर्म करना हो कुछ चीजें. यूनिट इज एनक्लोज्ड, ये यहां से क्वेश्चन उठाया गया तो उसका आंसर मैंने आपको खोल के दिखा दिया है. ठीक है. 34. Under the solid waste management rules, bulk waste generator does not include places of worship, housing society, hospitals, universities. Housing societies, places of worship और universities, इन सब जगह से जो solid waste आता है उसको bulk waste ही कहते हैं, और उसको एक तरह से, और उसको मैनेजमेंट रूल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंतर्गत ही आता है. पर जो हॉस्पिटल से वेस्ट जनरेट होता है वो बायोमेडिकल वेस्ट होता है और वो बल्क वेस्ट नहीं होता है. तो आंसर होगा 34 का सी. और मैंने ये लिख रखा है हॉस्पिटल, 34 का सी. इसके लिए मुझे कोई सोर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने वो लॉ पढ़ा हुआ है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरएफ? इसका होता है मटीरियल्स रिकवरी फैसिलिटी. एमआरएफ, मटीरियल्स रिकवरी फैसिलिटी. 35 का सी होगा आंसर. सी, मटीरियल्स रिकवरी फैसिलिटी. ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. Separating various components and categories of recyclables such as paper, plastic, cardboard, metals, etc. from mixed waste as may be appropriate to facilitate recycling is called segregation. Separation का मतलब होता है segregation. This is the A. 37. The state level advisory body shall meet at least once in 6 months होना चाहिए. 37. Let me check. B. 6 months. 37B, 6 months. 38. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change constitutes a committee, namely, okay. और इसका आंसर होगा 38 का C, Pollution Control Committee. I just wanted to be sure before I told you. C, Pollution Control Committee. सही उत्तर. Under the Plastic Waste Management Rules 2016, no person shall manufacture plastic carry bags, multi-layered plastic pouch, without obtaining registration certificate from the State Pollution Control Board होना चाहिए. इसका आंसर A. 39 का A होना चाहिए. देखते हैं. 39A, SPCB, State Pollution Control Board से परमिट लेना होता है. 40. Which of the following forms is prescribed for application for registration of units engaged in processing or recycling of plastic waste under the Plastic Waste Management Rules 2016? और इसका आंसर होगा 40 का फॉर्म 1. यहाँ पे मैंने लिंक भी दे रखा है. आई गिव द ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, पर आप अवेल नहीं कर पाओगे शायद, तो प्लीज गिव योर ईमेल आईडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो आई कैन सेंड यू द आंसर्स. फॉर्म 40 का होगा फॉर्म 1 सी. सही उत्तर फॉर्म 1. ठीक है. 41. The Electronic Waste or E-Waste Management Rules 2016 came into force from the, आंसर होगा बी, फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2016. 41 का बी. और मैं वेरीफाई कर लेती हूँ. 41 का बी, अक्टूबर 1, 2016. यहाँ पे लिंक भी दे रखा है. एक बार मैं आपको खोल के भी दिखा दूं. Come into a force with the effect from October 1, 2016. ओके. तो ये मैंने लिंक रखा था. ये इन्वायरमेंटल एडवाइजर है, कंसल्टेंट है सीपीसीबी के, तो इन्होंने सही लिखा होगा. ठीक है.
41 का होगा बी, 1st day of October 2016. Under the e-waste management rules, the extended producer responsibility authorization shall be valid for a period of 42 का A होगा 5 years and let me confirm 5 years. ठीक है, 42A 5 years. Under the biomedical waste management rules 2016, any person aggrieved by an order made by the prescribed authority may prefer an appeal to the answer होगा D, Secretary Environment of the state government or union territory. 43 का D and let me just confirm it. 43D, answer is D, Secretary of Environment, state government or union territory. Now let's do 44. Under Rule 14 of the Biomedical Waste Management Rules 2016, every authorized person shall maintain records for a period of 5 years. Let's see 44. 44D 5 years. 5 साल के लिए रिकॉर्ड रखना होता है. 45. According to Rule 7.3 of the Guidelines on Implementation of Electronic E-Waste or Electronic Waste Management Rules 2016, what is the minimum area required for a recycler of capacity 1 ton per day? Answer is C, 500 square meter. 45 का C आंसर है, 500 स्क्वायर मीटर. और ये 500 स्क्वायर मीटर मैंने ये गूगल किया था. और 46. Under the Hazardous and Other Waste Management and Transboundary Movement Rules 2016, the occupiers of facilities may store the hazardous waste and other waste for a period of not exceeding. आंसर है 90 days and maximum quantity of 10 tons. इसको मैं देख लेती हूँ. The occupiers of facilities generating hazardous and other waste may store for a period of not more than 90 days and a maximum quantity of 10 tons. और यही सवाल भी था, तो आंसर होगा 90 days B. 47. Under the Hazardous and Other Waste Management and Transboundary Movement Rules 2016, every appeal filed to appellate authority shall be disposed of within a period of. और 47 का आंसर है C, 60 days. ये भी उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी मैंने लिंक दे रखा है, तो C 60 days आंसर होगा 47. करेक्ट आंसर 60 days. 48. Rule 6 of the Solid Waste Management Rules 2016 deals with. और 48 का आंसर होगा ड्यूटीज ए, ड्यूटीज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स. इसको आप देख भी लीजिए. साथ साथ मैं आपको दिखाती जा रही हूँ ताकि आपको पता हो. ये है 6, ड्यूटीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. यही ए होगा. 48 का ए, ड्यूटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट. हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लिखना चाहिए. पर एनीवे ड्यूटीज ऑफ अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उनकी ड्यूटीज नंबर रूल 5 में है, 5 में, और 6 में यही है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ठीक है. All decisions of the state level environmental impact assessment authority shall ordinarily be taken by 2/3 majority. क्योंकि क्या होता है कि जो स्टेट लेवल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होती है, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, 49 आई हैव टू कंफर्म. अच्छा, ये एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी की बात है. तो क्वेश्चन 49 जो है वो टेंटेटिव आंसर है 2/3 मेजोरिटी,
पर मैं कंफर्म नहीं कह सकती इसका, तो इसको प्लीज आप फिर से कंफर्म कहीं और सोर्स से कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी पढ़ा है और उसमें 2/3 मेजोरिटी होती है, बट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी दूसरी होती है। 4950 under the environmental impact assessment notification 2006, the expert appraisal committee shall meet at least once every, और क्वेश्चन 50 का आंसर है at least once a month, 50B, let's see, every month, 50 का आंसर होगा B, every month अंडर द, और अब तो नए रूल में 2020 में हो गया है ट्वाइस अ मंथ, तो लेकिन अभी तक जो रूल है उसमें एवरी मंथ है। 50 आंसर इज बी। 51 under the environment impact assessment notification 2006, the expert appraisal committee shall be reconstituted after every 3 years, answer is D, 3 साल के लिए होती है। 52 which of the following projects or activities is not required to undertake public consultation? पब्लिक कंसल्टेशन किसमें नहीं चाहिए होता है? थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, माइनिंग, इन सब में चाहिए ही चाहिए होता है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट में नहीं चाहिए होता है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का मतलब पहले से कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट है और उसको फिर से रिनोवेशन कराया जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन कराया, तो उसमें नहीं चाहिए होता है। आंसर इज सी। 53 द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 फॉर्म A1 is only for should be construction projects. Let me verify. 53 a construction project, A is the correct answer. कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म A1 होता है। मटेरियल प्रोसेसिंग में किस प्रकार से आंसर है मुझे नहीं पता, पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में तो चाहिए चाहिए होता है। It is mandatory to submit half-yearly compliance report in respect of stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the regulatory authority on half-yearly प्रोजेक्ट जमा होता है 1 जून और 1 दिसंबर को हर कैलेंडर ईयर, 6 महीने पर। आंसर इज डी। 55 all such compliance reports submitted to the regulatory authority by the project management shall be public documents and not necessary to display on the website। क्योंकि क्या होता है, सारा जो कंप्लायंस रिपोर्ट्स है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, और सिर्फ जो सबसे लास्ट वाला कंप्लायंस, जो लेटेस्ट कंप्लायंस रिपोर्ट होता है, वो वेबसाइट पर डिस्प्ले होता है, और बाकी कोई और आपको चाहिए तो आप रिटर्न रिक्वेस्ट दीजिए और आपको वो अवेल कराया जाएगा, ऐसा होता है। तो ये 55 का मैंने लिख भी रखा होगा। As A, all submitted compliance reports shall be public documents and the latest one displayed on the website. Others can be made available upon written request। ठीक है, तो ये होगा। क्योंकि यहाँ पे ऑल वर्ड है इसलिए आंसर होगा ए। 55, 56 a prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor or transferee with a written no objection by the transferor। ऑप्शन होगा ए। इस पे स्टेट लेवल एक्सपर्ट और अप्रेजल कमेटी का कोई लेना देना नहीं होता है। आपने ट्रांसफर कर दिया, नो ऑब्जेक्शन दे दिया, और आप नो ऑब्जेक्शन दीजिएगा एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को और वो मान ली, तो उस पर स्टेट अप्रेजल कमेटी कोई परमिशन नहीं देती है, आपको बस जमा करना होता है नो ट्रांसफर सर्टिफिकेट। Which appendix of the environment impact assessment notification 2006 deals with the procedure of conduct of public hearing? Public hearing 57 का होगा बी, अपेंडिक्स 4। अपेंडिक्स 4 आंसर इज बी, और ये करेक्ट आंसर है। इसका लिंक भी है मेरे पास।
Appendix 4, public consultation carried out in the manner prescribed in Appendix 4. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया. Appendix 4 होगा, B होगा इसका आंसर 57 का. 58, the chairman of state level environmental impact assessment authority shall have a fixed term of, I think chairman, again मैंने इसमें इम्पैक्ट असेसमेंट एक्सपोर्ट अप्रेजल कमेटी का पढ़ा, वो 3 साल होता है, पर स्टेट लेवल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी मैं देखती हूँ. ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3 years, और मैंने अभी इसको खोला है और गूगल किया है, तो द स्टेट लेवल एक्सपोर्ट अप्रेजल द नॉन ऑफिशियल मेंबर एंड द चेयरमैन शैल हैव अ फिक्स्ड टर्म ऑफ 3 years. ठीक है, तो ये, और ये इंडिया की ही वेबसाइट है environmentalclearance.nic.in, उसमें मैंने देख लिया है, तो ये आंसर मेरा सही है. आंसर होगा 3 years, 58 का ए होगा. ठीक है. 59, द टर्म ISWM, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही बताया था, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. 60, अंडर विच रूल ऑफ द गवर्नमेंट द गाइडलाइंस फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आर फॉलो टुडे. तो ये तो सबको पता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016. विच आर द फॉलोइंग इज नॉट लैंड, बी होगा ऑप्शन, और इसका डी होगा. 59D, 60B. 61, which of the following is not land filling method? डिप्रेशन मेथड, ट्रेंच मेथड, एरिया मेथड, बैंगलोर मेथड. ये लैंड फिलिंग का नहीं, बैंगलोर मेथड एक कंपोस्टिंग का एनारोबिक मेथड है. 60, तो ये सी होगा. 62, dash is a liquid that passes through solid waste and extracts suspended impurities from it. Distilled water, no. Municipal waste, no. Sludge, no. Leachate, जब सॉलिड वेस्ट कहीं जमा होता है तो लीचेट ही उससे ट्रिकल डाउन होता है, नीचे लीचेट होता है. आंसर होगा सी, लीचेट. 63, which of the following is not the municipal solid waste? Radioactive waste, क्योंकि बाकी रबिश, फूड वेस्ट या इवन एश को भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में काउंट कर सकते हैं, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को कभी नहीं काउंट करते. इन विच मेथड ऑफ कंपोस्टिंग डिकम्पोजिशन ऑफ एनारोबिक वेस्ट टेक्स प्लेस? बैंगलोर मेथड. तो ऑप्शन होगा बी, 64 का बी. 65, लेट मी. Why is burning waste not an acceptable practice of solid waste management? Because it causes several environmental issues. 65A. Why? What is called for the process of burning municipal solid waste in a properly designed furnace under suitable temperature and operating conditions? Furnace की जब भी बात होती है, incineration. 66. ऐसे भी वर्मिंग कंपोस्टिंग जो होता है वो केचुए से खाद बनाता है, लैंड फिलिंग जमीन में दबाना, रिसाइकिल करना. आंसर होगा बी, इंसिनरेशन. बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये. 67, the term municipal solid waste is used to describe which kind of solid waste? Non-hazardous. Which of the following, answer होगा A, which of the following methods cannot be used for waste disposal? 68B, open sea disposal, मतलब खुले समुद्र में डाल देना, तो उसको कभी नहीं करना चाहिए. 69, which of the following temperature is optimum for incineration? Incineration बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, 900 से 1100 डिग्री. आंसर होगा C. 70, which of the following is not an idea behind solid waste management? D, stopped waste generation, क्योंकि वेस्ट जनरेशन को आप बंद ही नहीं कर सकते. 70D. 71, in terms of hierarchy, what is the order of the 3 R's? तो 3R का होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल. ऑप्शन होगा सी, रिड्यूस की वेस्ट हम कम जनरेट करें, और जो जहां तक हो सके हम वेस्ट को रीयूज करें, और जब हम रीयूज नहीं कर पाए तो फाइनली हम रिसाइकल करें. तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, सी. 71C. 72, transfer stations are designed to actually minimize cost, minimize time, minimize haul distance. और इसका सही उत्तर है मिनिमाइज कॉस्ट. अल्टीमेट जो रीजन है उसका मिनिमाइज कॉस्ट ही है. और 72 का मैं देख लेती हूँ. 72A, minimize cost. 73, the point where the plots of direct haul and transfer operation costs interact is called break even point. 73 का C, break even point. 74, which of the following vehicles is generally used to transfer vehicles for solid waste? ट्रेलर, रेल कार, ट्रक. ऑल ऑफ दीज होगा. ट्रक कॉमन है पर ट्रेलर से भी होता है और रेल कार से भी होता है, तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज. और 74 डी, ऑल, क्योंकि मैंने गूगल सर्च किया था सबसे होता है.
कर्ब साइड पिकअप फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड फॉर सिंगल रेजिडेंसेस, करेक्ट आंसर। क्योंकि क्या होता है, कर्ब साइड का मतलब है रोड के किनारे रखा रहता है डस्टबिन, और कोई गाड़ी आती है और उस डस्टबिन को अपने अपने ट्रेलर में खाली कर लेती है और फिर डस्टबिन को वापस किनारे, रोड के किनारे रख देती है। तो वो सिंगल रेजिडेंस के लिए ही संभव है। क्योंकि अगर अपार्टमेंट बिल्डिंग को हम कर्ब साइड पिकअप करेंगे, तो अपार्टमेंट बिल्डिंग का डस्टबिन अगर हम सड़क के किनारे रख देंगे, कर्ब पर रख देंगे, तो वो तो बहुत बड़ा डस्टबिन होगा सड़क के किनारे, तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में भी और लोगों को असुविधा। तो सिंगल फैमिली रेजिडेंस जो होता है, सिंगल रेजिडेंस जो होता है, उसका डस्टबिन छोटा होता है, वो सड़क के किनारे रखा होता है और उसको कर्ब साइड पिकअप किया जाता है। 75C, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसफर स्टेशन? टू ट्रांसफॉर्म द वेस्ट इनटू यूजफुल एनर्जी, यहाँ ट्रांसफर स्टेशन में होता है वो काम। टू मेजर वेस्ट अमाउंट, वेस्ट अमाउंट का मेजरमेंट भी ट्रांसफर स्टेशन में ही होता है। सी, टू मिनिमाइज कॉस्ट व्हेन वेस्ट इज हॉल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस, ये भी सही है। तो डी होगा ऑल ऑफ दीज, 76 का डी। 77, व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग? तो इसका होना चाहिए ट्रीटमेंट मेरे ख्याल से, पर कुछ लोग कह सकते हैं कलेक्शन भी, मुझे लगता है ट्रीटमेंट। 77 का ए, 77 का ए मैंने लिख रखा है, ट्रीटमेंट। 78, when the organic matter present in the sanitary landfill decomposes, it generates methane. जब भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है, सबसे ज्यादा जनरेट होता है मिथेन, और उसके बाद बाकी गैसेस, और नाइट्रोजन नहीं जनरेट होता है इतनी आसानी से, तो मिथेन होगा आंसर सी, 78 का सी। देखिए मैं कंफर्म कर लूं, मिथेन। नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट में कॉज द स्प्रेड ऑफ rodents related to plague। चूहे से जब सॉलिड वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं करते हैं या डिस्पोज करते ही नहीं, यहाँ फैला होता, चूहे फैलते हैं, उससे प्लेग होता है। 79 का डी। which of the following materials are used as landfill seeds? और इसका होगा 3 and 5, bentonite and butyl rubber, 3 and 5, ऑप्शन होगा ए, 80 का ए। aerobic method of composting practiced in India is called B, indoor method, 82। which of the following statements explains the term pyrolysis? Solid waste is heated in closed containers in oxygen-free atmosphere, 82 का सी होना चाहिए, 82C, correct। The daily cover of municipal solid waste landfills consists of which of the following? Compacted soil। daily landfill की जो कवर होते है उसको पहले ट्रैक्टर से दबाया जाता है, उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर डाली जाती है और फिर मिट्टी की लेयर को भी कंपैक्ट किया जाता है, तो कंपैक्टेड सॉइल, डेली कंपैक्टेड सॉइल डाला जाता है। एक्सपैंड आरसीए, आरसीए इज रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट, 84 का होना चाहिए सी, एंड लेट मी सी, 84C, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट। 85, which of the following is needed to be considered for design of waste collection system? Determining vehicle time on the route, routing, determining number of vehicles, सारा कुछ कंसिडर करना चाहिए, कितनी गाड़ियां लगेंगी, कितनी देर में गाड़ी आएगी, रास्ता क्या होगा, सब कुछ जरूरत है ना वेस्ट कलेक्शन सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। तो डी होगा ऑल ऑफ द अबव, 85, 85D। 86, while designing the pickup route for Indian cities, which of the following points is not valid? राइट टर्न्स आर प्रेफर्ड, तो राइट टर्न्स लोग प्रेफर करते हैं। लोडिंग टाइम इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम पर ट्रक ही इंपॉर्टेंट है। नो यू टर्न्स, तो यू टर्न नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, आंसर होना चाहिए बी। कुछ आंसर ऐसा है जिसे मैं भी श्योर नहीं हूँ, पर बी होना चाहिए आंसर, मैंने लिख के भी रखा है 86B, बट आई एम नॉट श्योर, सो इट्स ईदर ए और बी, बिकॉज सी और डी तो प्रेफर तो कंसिडर करना ही चाहिए, क्योंकि यू टर्न भी होता है, व्हीकल्स को यू टर्न लेना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि आप यू टर्न नहीं, तो आंसर होना चाहिए 87, the quantity of waste generated is estimated using which of the following methods? तो इसका होगा वेट वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है, लोड काउंट एनालिसिस, ये दो तो मुझे दिख ही रहा है, तो फिर तीसरा जो, क्योंकि ये दो ऑप्शन बी और सी सही है, तो चांसेस है कि ए भी सही होगा और आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, 87 डी ऑल। क्योंकि लोड काउंट एनालिसिस कितना, हर लोड में कितना
वेट आता है, ये आपको पता होता है। और कितने लोड, कितने काउंट लोड आया, 10 लोड आया, 20 लोड आया, तो उससे तो आप क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड पता कर ही लेंगे। फिर वेट वॉल्यूम, कि एक ट्रक में इतना वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम में कितना वेट आता है वेस्ट का, वो भी तरीका है एस्टिमेशन का। तो ये दोनों सही है, तो होपफुली ये भी सही होगा, आंसर होगा डी 17। 88, typical density in kg per cubic meter in situ of well compacted municipal solid waste in landfill is in the range of 88, let's see, B होगा आंसर, 900 to 11 minutes, correct answer B, 900 to 11 minutes. Which of the following methods can be employed for plastic and rubber waste disposal? B, pyrolysis. Okay, which of the following statements related to carbon nitrogen ratio is not correct? तो इसका होगा कि lower initial carbon ratio leads to loss of nitrogen and slow down the rate of decomposition. तो लोअर इनिशियल कार्बन नाइट्रोजन रेशियो का मतलब है कि नाइट्रोजन ज्यादा है, तो जो ज्यादा होता है उसका लॉस ज्यादा नहीं होता, जो कम होता है उसका लॉस पहले होता है। कार्बन अगर कम है तो वो जल्दी डिकम्पोज होकर खत्म हो जाएगा, तो लॉस ऑफ कार्बन होगा, ना कि लॉस ऑफ नाइट्रोजन। तो आंसर होगा सी, 90 का सी होना चाहिए। और 90 सी, व्हेन द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इज लो इट मींस देयर इज टू मच नाइट्रोजन, दस कार्बन गेट्स एग्जॉस्टेड सूनर। ठीक है, तो 90 का आंसर होना चाहिए सी। 91, the description of solid waste collected is as follows. रबिश, नाइट सॉइल, डिब्रीज, गार्बेज। रबिश 30 टन है, नाइट सॉइल 25 टन है, डिब्रीज 40 टन है और गार्बेज 40 टन। तो ऑर्गेनिक सॉलिड कितना होगा? तो नाइट सॉइल है वो टोटली ऑर्गेनिक होता है, 25 टन टोटली ऑर्गेनिक है। गार्बेज जो होता है वो भी फूड वेस्ट, किचन वेस्ट होता है, तो वो भी टोटली ऑर्गेनिक है। तो 40 + 25, 65% जो है वो टोटल ऑर्गेनिक वेस्ट, 65 टन जो है वो टोटल ऑर्गेनिक वेस्ट है। और डिब्रीज जो होता है वो जनरली कंस्ट्रक्शन का और डिमोलिशन वेस्ट होता है, तो ये नहीं होगा। और रबिश होता है वो चीज जैसे पेपर होता है, क्लोथ होता है, रबर होता है, ये सब रबिश में आता है। तो ये भी इसको भी कंपोस्ट नहीं कह सकते। जो कंपोस्टेबल ऑर्गेनिक है वो नाइट सॉइल और गार्बेज है जो कि है 65। तो अगर कंपोस्टेबल ऑर्गेनिक सॉलिड की बात की जा रही है तो आंसर डी होना चाहिए 65। ये आप देख लीजिएगा, किसी और सोर्स से भी वेरीफाई कर लीजिएगा। 92, which of the following comprehensive classifications is used for different types of solid waste? 92, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, सिंपल येट कॉम्प्लिकेटेड। 92, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड हैजर्डस वेस्ट, यानी मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हैजर्डस वेस्ट को तो बहुत तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, सारे ही कैटेगरीज उसमें आते हैं, लेकिन म्युनिसिपल वेस्ट को अलग ट्रीटमेंट किया जाता है, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको अलग ट्रीटमेंट किया जाता है, और जो हैजर्डस वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है ब्रॉड क्लासिफिकेशन। तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में म्युनिसिपल और हैजर्डस ये दो अलग कैटेगरीज पक्का है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आंसर ए लिखा है। पर कई जगह पर मैंने रेजिडेंशियल, कमर्शियल, फिर रबिश, स्पेशल वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम ओपन एरिया, बहुत कुछ देखा है, तो मुझे कहीं कोई सोर्स नहीं मिला इस आंसर का। मुझे लगता है कि शायद ये होना चाहिए, बाकी आप मिला लीजिएगा। 93, द टर्म रिफ्यूज जनरली डज नॉट इंक्लूड एशेस। एक्सीटा तो ह्यूमन रिफ्यूज होता ही है, तो एक्सीटा तो होगा ही होगा। प्यूट्रिसेबल सॉलिड मतलब कि बायोडिग्रेडेबल सॉलिड, ये भी होता है। नॉन प्यूट्रिसेबल सॉलिड ये भी हो सकता है। जो आंसर होगा वो है एक्चुअली नॉन प्यूट्रिसेबल सॉलिड, वो होता है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। तो इसको आंसर 93 का डी होना चाहिए, मैंने शायद गलत लिखा है। 93 को मैंने एशेस लिखा है, तो मैं इसको जरा गूगल ही कर लेती हूँ। टर्म रिफ्यूज, तो ये है, डज रिफ्यूज मीन गार्बेज? रिफ्यूज ऑल्सो कॉल्ड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, नॉन हैजर्डस सॉलिड वेस्ट दैट रिक्वायर्स कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन टू अ प्रोसेसिंग और डिस्पोजल साइट्स। रिफ्यूज इंक्लूड्स गार्बेज एंड रबिश। तो रबिश वो होता है जो नॉन प्यूट्रिसेबल सॉलिड होता है, तो ये भी होगा। रिफ्यूज ये भी है, रिफ्यूज प्यूट्रिसेबल सॉलिड, प्यूट्रिसेबल सॉलिड मतलब कि सड़ने वाला सॉलिड, सड़ने वाला, और नॉन प्यूट्रिसेबल मतलब नहीं सड़ने वाला, और एक्सक्रीटा तो है ही है। तो आंसर होगा 93 का ए, एशेस को रिफ्यूज में नहीं काउंट किया। 94, which of the following materials can be recycled multiple times? एल्यूमिनियम, मैंने ये क्वेश्चन कराया भी था आपको। 94 का सी एल्यूमिनियम। 95 is the cutting and tearing of municipal solid waste, इसका होगा शेडिंग।
Shredding is the cutting and tearing of municipal solid waste. 95D. 96 is the crushing and grinding of municipal solid waste. Pulverization. Pulverize मतलब पाउडर बना लिया जाता है उसको, तो क्रश कर and grind कर, ठीक है. The World Health Organization has classified biomedical waste into. 97. यहाँ मैंने लिखा है 97 का सी होना चाहिए, 5 कैटेगरीज, लेकिन मैं खुद इस आंसर के लिए श्योर नहीं हूँ. मैंने बहुत सारे सोर्सेज में देखे, कहीं पे वो ऑप्शन आंसर 4 है, कहीं 7 है, तो मैं श्योर नहीं हूँ. बट इसका 3 या 2 नहीं होगा, या 5 या 7 होगा. तो इसको प्लीज आप अपनी तरफ से वेरीफाई कीजिएगा. The process of heating a solid waste and splitting its organic substances by thermal cracking and condensation is called pyrolysis. थर्मल क्रैकिंग और कंडेंसेशन प्रोसेस में होता है. गैसिफिकेशन में गैसेस बनते हैं, इंसिनरेशन में जलाया जाता है, और पल्वराइजेशन में पाउडर किया जाता है. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मेनली प्रोसेस होता है. तो 98 का होना चाहिए सी, क्योंकि ये हीटिंग कह रहा है, बर्निंग नहीं. हीट का मतलब ये होगा प्रोसेस. Which of the following correctly describes biomagnification? Concentration of toxic materials in the food chain. 99 का बी, ठीक है. 100. Developing countries have lower per capita daily solid waste generation than developed countries. Lower. Developing countries वो होते हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जो अभी डेवलप कर ही रहे हैं. हमारे यहाँ कम सॉलिड वेस्ट जनरेट करता है एक आदमी कंपेयर टू डेवलप कंट्री. तो हमारे यहाँ आंसर होगा सी, दिस वन. 101. Leftover food item require time to disintegrate. ओके, इसका मुझे भी कहीं सोर्स नहीं मिला है, पर इसका आंसर मुझे लगता है कि डी होना चाहिए, 1 मंथ. क्योंकि जब हम कंपोस्टिंग करते हैं तो उसमें लेफ्ट ओवर फूड आइटम का ही कंपोस्टिंग किया जाता है, और कंपोस्ट को तैयार होने में 30 to 45 डेज लगता है. तो होपफुली डी 1 मंथ होना चाहिए, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, कोई सोर्स मुझे नहीं मिला, ठीक है. 102. स्टैंडर्ड डीओडी और 1 to 2 वीक्स नाइट सॉइल कम होना चाहिए. जो 40 होती है उसको 1 से 2 हफ्ते में डिग्रेड हो सकती है. स्टैंडर्ड बीओडी is measured at very easy 20 degrees Celsius 5 days. 103. The correct relation among theoretical oxygen demand, biochemical oxygen demand and chemical oxygen demand. सबसे हाई हमेशा theoretical oxygen demand होता है. theoretical oxygen demand होता है वो अमाउंट जो कि वेस्ट वाटर में पड़े हुए सारे ही केमिकल्स को कंप्लीटली उसके एंड प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज करने के लिए चाहिए, तो वो बहुत हाई होता है. पर सारे ही प्रोडक्ट्स कंप्लीटली अपने एंड प्रोडक्ट में डिकम्पोज कभी नहीं होती. तो इसलिए सीओडी जो एक्चुअल सीओडी होता है वो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड से कम होता है, और सबसे कम बीओडी होती है जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है. असेप्टिक टैंक इज तो ये होना चाहिए आंसर डी. असेप्टिक टैंक इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक एंड डिजेशन टैंक, डी होना चाहिए. क्योंकि जो सेप्टिक टैंक में जो नाइट सॉइल है 40 है, वो पहले जमा होती है और फिर वो अंदर माइक्रोब्स के द्वारा डाइजेस्ट भी की जाती है. क्योंकि अगर डाइजेशन नहीं होगा सेप्टिक टैंक में तो हर साल सेप्टिक टैंक आपका भर जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है ना, तो डाइजेशन होता रहता है उसमें. तो आंसर होगा बी, 104 का बी. 105. स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ 105. इसको मुझे देखना पड़ेगा. आई थिंक ये है परसेंटेज ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम टू परसेंटेज ऑफ टोटल परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड बाय वेट. आई थिंक ये है बी. 105 का बी, 105 का बी है. स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज सेटल्ड स्लज वॉल्यूम बाय मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स. तो ये होगा बी. परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड परसेंटेज स्लज का 105. सॉरी 105. इसका सी होगा परसेंटेज ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम टू परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स बाय वेट, और मैंने इसको लिख के भी रखा है सी. सेटल्ड स्लज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स. तो ये ठीक है. 106. द गैस फ्रॉम स्लज डाइजेशन टैंक इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन. मीथेन सबसे ज्यादा जनरेट होता है किसी भी एनारोबिक प्रोसेस में, और स्लज डाइजेशन टैंक जो होता है वो एनारोबिक होता है, मीथेन होगा. 106 का बी. 107. इसको मैंने कैलकुलेट किया है
और इसको कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। सही उत्तर है 26.74 मिलीग्राम पर लीटर। बी इज द करेक्ट आंसर। 107 का बी। 108 most of the bacteria in sewage are saprophytic, मतलब डेड चीजों पे सर्वाइव करने वाला बैक्टीरिया, सड़ाने वाला बैक्टीरिया, saprophytic। 109 the compound which cannot be degraded during conventional biological treatment are known as refractories। 109C refractories। 110 the purpose of screening of sewage is to remove floating solids। C। Before discharging the foul sewage in rivers, it is generally treated by activated sludge process followed by disinfection। 112 the wastewater from bathrooms, kitchen washing places and wash basins is known as sullage। Activated sludge process is a aerobic treatment process। 113 का A। 114 medium bar screens have clear openings of, ये है C, 10 to 20 millimeter, because this is the lowest number, I know this is the correct answer, C। 115 pick out the odd one। PST primary sedimentation tank, B septic tank, C screen chamber या D grit chamber। तो ये जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, स्क्रीन चैम्बर और ग्रिट चैम्बर है, ये तीनों ही एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन सेप्टिक टैंक एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का पार्ट नहीं है। ऑड वन आउट ये है बी। डिटेंशन पीरियड वैरीज फ्रॉम सेकंड्स इन ग्रिट चैम्बर। तो ग्रिट चैम्बर में जो डिटेंशन पीरियड होता है वो 1 से 1.5 मिनट के बीच का होता है। तो ये होगा आंसर सी। ठीक है। द influent BOD of a low rate tickling filter is 30 milligram per liter। 300 milligram per liter, 300 milligram per liter उसका इन्फ्लुएंट BOD है, और एफ्लुएंट BOD 30 मिलीग्राम पर लीटर है। मतलब 90% BOD आपने ट्रिकलिंग फिल्टर से हटा दिया है। द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर इज 90%। इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, और इसका आंसर है 118 का बायोजॉर्प्शन। बायोजॉर्प्शन। बैक्टीरिया algae symbiosis is observed in, और इसका होना चाहिए ऑक्सीडेशन बॉन्ड। लेट्स सी 119। Bacteria B algal photosynthesis and algae bacteria symbiosis is found in oxidation ponds। In trickling filters there are many more microbes except like fungi and some protozoa too। तो ये होगा B। 119 B oxidation ponds। 120 oxidation which is essentially a extended aeration process। C होना चाहिए। 120 ये 120 कहाँ गया? 120 C extended aeration process। DO deficit is equal to DO saturated minus actual DO। 121 का B होना चाहिए। DO deficit is equal to DO saturated minus DO actual, और आंसर 122 का होना चाहिए। 122 a reactor in which the randomly packed solid medium provides surface area for biofilm growth is a biotower। D। 123 composting and lagooning are the methods of 123 sludgerization। The CETP treating sewage jointly with industrial waste is known as heterogeneous CETP। that is my answer, but I'm not sure। 124 का B होना चाहिए। B मैंने लिख भी रखा है, I'm not sure, क्योंकि सोर्स मुझे नहीं मिला, पर वो हेटेरोजेनस होता है, क्योंकि जो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट अलग अलग इंडस्ट्रीज का स्वेज को ट्रीट करता है उसको हेटेरोजेनस बोलते हैं। तो अगर कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट और स्वेज को जॉइंटली ट्रीट कर रहा है तो उसको भी हेटेरोजेनस ही बोलना चाहिए, या मुझे पता नहीं है इसका सही आंसर 124 का। 125 when recirculation ratio in high rate trickling filter is unity then the recirculation factor is more than 1 होना चाहिए। 125
डी मोर देन 1, और इसका कैलकुलेशन भी मैंने यहाँ पे दे रखा है। ये होता है फॉर्मूला, recirculation factor is equal to 1 plus recirculation ratio divided by 1 plus recirculation ratio divided by 10 into 2 to the power 2. So 125, more than 1 होना चाहिए। तो मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए हैं, कुछ जहां मैं श्योर नहीं हूँ वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। आप अपने सोर्सेस से उसको मिला लीजिएगा कुछ, और ये जो अपना ईमेल आईडी मुझे कमेंट्स में बताइए, तो मैं आपको सारा पीडीएफ भेज दूंगी। आप मेरे सोर्सेस को भी वेरीफाई कर लीजिए। कुछ जहां पे आपको लग रहा है मैं सही नहीं हूँ या मैं श्योर नहीं हूँ, उसको आप अपने सोर्सेस से वेरीफाई कर लीजिए। बैकग्राउंड में जो नॉइज है, आई एम सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि बहुत लंबा समय है तो घर के और काम भी चल रहे हैं साथ में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।